सो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में आप देखेंगे हम लोगों ने डिस्कस किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। और हमने डिस्कस किया था कि जो सोल प्रोप्राइटर होता है ना, जो अकेले बिजनेस करता है, वो इनको रिकॉर्ड करता है। तो उसके लिए हमने पढ़ा था कि वो जो है सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, और फिर बैलेंस शीट बनाता है। और ट्रेडिंग अकाउंट किस लिए बनाता है, क्या निकालता है ट्रेडिंग अकाउंट की मदद से? तो हमने पढ़ा था ग्रॉस प्रॉफिट निकालता है। नेट एंड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की मदद से क्या करता है, तो वो नेट प्रॉफिट निकालता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये पूछा जा सकता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखो, ट्रेडिंग अकाउंट की मदद से हम जीपी निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की मदद से हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं। इसी तरह से हम प्रीवियस ईयर को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम आसानी से पिछले साल के उसको एसेट को और इस साल के एसेट को कंपेयर कर सकते हैं, और पिछले साल के नेट प्रॉफिट को इस साल के नेट प्रॉफिट से कंपेयर कर सकते हैं। और फिर आता है चौथा जो इसका इंपॉर्टेंस है, वो है डिटेल्स एंड ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम। ये वाला हमें ना बड़े आराम से पता चल जाता है कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नुकसान हुआ, इसकी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और बैलेंस शीट की मदद से हमें रिजर्व्स का पता चल जाता है। और आपको पता है रिजर्व्स जो क्रिएट किए जाते हैं, हमने पीछे पढ़ा हुआ है, हमेशा प्रॉफिट में से किए जाते हैं। तो जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे तभी तो पता चलेगा कि कितना रिजर्व रखना है। तो आप प्रॉफिट निकालने के बाद, पीएनएल बनाने के बाद, नेट प्रॉफिट जैसी पता चलेगा, यू कैन ऑलवेज क्रिएट रिजर्व्स। तो ये भी क्रिएट करने में मदद करता है। फिर आता है अकाउंटिंग रेशियोज, ये हम 12th में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं और बैलेंस शीट बना लेते हैं, तो उनकी मदद से हम रेशियोज निकालते हैं। अलग अलग हमारे अकाउंट्स में रेशियोज दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हम पता लगाते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट मतलब बिजनेस की कंडीशन अच्छी है कि नहीं, ये सब हमें उसमें रेशियोज के थ्रू हम बता पाते। ठीक है, और फिर अगर आप देखो तो बैलेंस शीट में ना हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाते हैं कि भाई हमारी पोजीशन क्या है बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये तो हमारा इंपॉर्टेंस हो गया ऊपर तक। अब हम बैलेंस शीट के बारे में पढ़ रहे हैं कि बैलेंस शीट को हम फाइनेंशियल पोजीशन, एसर्टेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, ये बिजनेस के पोजीशन को बताती है कि बिजनेस के पास कितना पैसा है, कितना लाइबिलिटी है, कितना एसेट्स है। और मैंने जैसे कि बताया प्रीवियस ईयर को कंपेयर कर सकते हैं। और ये मदद करती है सॉल्वेंसी बताने में कि कंपनी की हालत कैसी है, कहीं कंपनी डूबने वाली तो नहीं है। ये आसानी से पता चल जाएगा आपको बैलेंस शीट को देख के। तो इसके लिए हम सॉल्वेंसी रेशियो निकालते हैं, और उसकी मदद से हम पता कर लेते हैं कि क्या कंपनी डूबेगी तो नहीं, बिजनेस डूबने वाली तो नहीं है। तो इस तरह से यहाँ तक क्लियर है सबको स्टूडेंट्स? यस सर। अब देखो, बिजनेस के अंदर ना यूजर्स बहुत सारे होते हैं। ये हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा हुआ है पहले, कि बिजनेस के अंदर बहुत सारे यूजर्स होते हैं। एक इंटरनल यूजर होते हैं और कुछ एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। तो इंटरनल यूजर्स वो लोग होते हैं जो बिजनेस के अंदर के लोग होते हैं, जैसे कि ओनर, मालिक ने जो बिजनेस में पैसा लगाया, वो हमेशा उसको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस हुआ बिजनेस को। ये इंफॉर्मेशन उसको हर हालत में चाहिए, तभी तो वो जाके फैसले लेगा। तो ओनर जिसने पैसा लगाया बिजनेस के अंदर, वो सबसे ज्यादा रिस्क पे रहता है। तो इसीलिए वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है ये जानने के लिए कि बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। दूसरा आता है मैनेजमेंट। देखो, मैनेजमेंट होता है जो बिजनेस के मैनेजर्स हैं, या जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, टॉप पोस्ट पे बैठे हुए हैं, उनको हम मैनेजर्स के उसमें कैटेगरी में लेते हैं। तो मैनेजमेंट बड़े बड़े फैसले लेते हैं। जो भी फैसला लेना होगा बिजनेस में, डिसीजंस लेने होंगे, बेसिकली दे आर टेकन बाय द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है, जानना चाहता है कि बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया, बिजनेस के पास कितने एसेट्स, कितने लाइबिलिटीज हैं। और पिछले साल से कंपेयर भी करता है कि पिछले साल हमने एसेट्स लगाए थे तो कितना कमाया था, इस साल हमने कितना इन्वेस्ट किया तो कितना कमाया। ये सब इन लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? तो आप कहोगे कि सर ये इन्फॉर्मेशन इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलेगी, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट हो, चाहे पीएनएल हो, चाहे बैलेंस शीट हो। तो वहां से ये लोग सारी इन्फॉर्मेशन कैरी आउट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? यस सर। अब बात आती है एक्सटर्नल यूजर्स की। ये वो यूजर्स हैं जो बाहर के लोग होते हैं। देखिए, कुछ ना बाहर के लोग भी यूज करते हैं इंफॉर्मेशन को, जैसे कि है एम्प्लॉयज एंड ट्रेड यूनियंस। पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि जो एम्प्लॉयज और ट्रेड यूनियंस हैं, ये वो लोग होते हैं। ट्रेड यूनियन जैसे बिजनेस के अंदर अगर आप देखो, सोल प्रोप्राइटर जो होता है ना, उसके अंदर जो ट्रेड यूनियन होते हैं, अलग से लेबर के बारे में सोचते हैं वो। तो ये लोग जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन इनको भी चाहिए होता है, क्योंकि बोनस बढ़ाना है,
वेजेस देनी है, मजदूरी, रिटायरमेंट के बेनिफिट, तो ये सब ट्रेड यूनियन वालों के काम होते हैं, एम्प्लॉय के हित के बारे में सोचना, लेबर्स के हित के बारे में। तो ये लोगों को इन्फॉर्मेशन बहुत सारी चाहिए होती है। इसी तरह से एम्प्लॉयज को भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि बिजनेस में, क्योंकि अगर उन्हें अच्छा बोनस लेना है या वेजेस बढ़ावानी है, तो उनको ये पता होना चाहिए कि बिजनेस ने कितना कमाया, क्या चल रहा है प्रॉफिट इसका। उसी के हिसाब से वो लोग अपना डिसीजन लेते हैं बोनस की के बारे में या और। दूसरा आता है बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोन देते हैं बिजनेसेस को। तो हमेशा हर एक बैंक चाहेगा कि ये देखता रहे कि भाई इंस्टीट्यूशन में हो क्या रहा है, कितना प्रॉफिटेबल है इंस्टीट्यूशन, कितना कमाया इंस्टीट्यूशन में, ये सब वो जानना चाहेगा। ठीक है। और अगर वो, जैसे मान लो कोई बिजनेस लगातार 4 साल से प्रॉफिट चल रही है, तो बैंक को टेंशन नहीं रहेगी, बैंक को पता है भाई मेरा पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई इंस्टीट्यूशन हर साल नेट लॉस हो रहा है उसको, तो ऐसे में बैंक को खतरा है, उसको पता है कि जो उसने पैसा दिया उसका पैसा डूब सकता है। इसी तरह से एसेट्स पे भी वॉच रखता है कि कोई एसेट वैसेट बेच तो नहीं दिया इंस्टीट्यूशन ने, मतलब कम सोल प्रोप्राइटर ने। तो इसीलिए जब उसने लोन दिया है तो वो हमेशा वॉच रखेगा। तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर बात आती है क्रेडिटर्स की। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, कौन बता रहे हैं? सबको पता है वैसे तो, कौन बताएगा? दिव्या बताना है? क्रेडिटर, हाँ बोलो, कोई भी बता दो। सर क्रेडिटर वो पर्सन जो जिसे बिजनेस को पैसा देना है, बिल्कुल सही, जो यानी कि द वन हु टेक्स, जिसने उधार दे रखा है वो करेगा फॉर्म के लिए, मतलब फॉर्म बोल रहा हूँ सोल प्रोप्राइटर के लिए। तो ये वो पर्सन है जिसने उधार दे रखा है, अब इसे पैसा लेना है। तो ऑब्वियसली ये चाहेगा कि, देखना चाहेगा कि बिजनेस को कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। तो क्रेडिटर भी बहुत इंटरेस्टेड होता है, ये वो पार्टी है जो बहुत ही हाईली इंटरेस्टेड होती है ये देखने में कि बिजनेस को क्या हो रहा है, मतलब बिजनेस से पैसा लेना है उसको। तो इट विल बी हाईली, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेती है। फिर आता है गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज। गवर्नमेंट देखो, गवर्नमेंट जो होती है ये भी जो है बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना चाहती है, क्योंकि इसको टैक्स लगाना है, इसको बहुत सारे पॉलिसी बनाने, तो ये इन सब पे नजर रखती है। उसको जीएसटी लगाना है, तो वो हमेशा देखना चाहती है कि सोल प्रोप्राइटर ने कितना कमाया, क्योंकि उसके प्रॉफिट के बेसिस पे ही उसका जीएसटी कटेगा। ठीक है, उसके सेल्स के बेसिस पे उसका जीएसटी कटेगा। अब जैसे मान लो सेल्स पे जीएसटी लगता है, तो सेल्स कहाँ से देखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट देख लेंगे, वहां पे देख लेंगे कितना सेल किया इसने, उसके हिसाब से वो लोग अपना जो भी रूल होगा वो जीएसटी लगाएंगे। एम आई क्लियर टू ऑल? यस, यस फिर बात आती है बेटा रिसर्चर्स की। रिसर्चर्स वो लोग होते हैं जो रिसर्च करते रहते हैं, स्टडी करते हैं, सर्वे करते हैं। इन लोगों को भी इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, तो ये भी देखना चाहेंगे कि बिजनेस कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, कितना लॉसेस सफर कर रही है, और उसी के हिसाब से ये लोग अपने रिसर्च को चलाते हैं, स्टडी करते हैं। फिर आती है जनरल पब्लिक, हमारे और आप जैसे लोग। अब देखो जनरल पब्लिक को भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन चाहिए होता है। ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उसमें भी अगर मान लो पैसे हमें लगाने हैं, तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। तो इसीलिए जनरल पब्लिक भी बहुत इंटरेस्ट लेती है इन सब चीजों में। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर। ठीक है, एक बार मैं देख रहा हूँ प्रिंट बहुत अच्छा तो नहीं आया, अब इसमें गड़बड़ हो गई जाएगी। चलो, विजिबल है, काम चलाओ। यस सर, यस सर। ठीक है, ये मैं आपको कुछ टॉपिक्स मैं इसमें समझा रहा हूँ। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू, दो आइटम होते हैं स्टूडेंट्स। एक कैपिटल होता है, मतलब एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ, तो ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं आपको। सबसे पहले हम बात करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर की। देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली क्या होता है? देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चा होता है जो इसलिए किया जाता है कि बिजनेस आगे फ्यूचर में और कमाती रहे। कैपिटल एक्सपेंडिचर से हमारी अर्निंग बढ़ती है। ठीक है। तो जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं ना, ये हमारे ज्यादातर आप देखोगे एसेट्स को खरीदने में लगते हैं। जैसे मान लो मैंने बिल्डिंग खरीदी है, मैंने मशीन खरीद लिया, तो इसको मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलूंगा, क्योंकि ये मुझे कमाने में मदद करेगी। ठीक है। तो जो हम लोग फिक्स एसेट्स खरीदते हैं, ये टेंजिबल भी हो सकते हैं और इंटेंजिबल भी। टेंजिबल मतलब दिखाई देने वाले सामान, और इनटेंजिबल मतलब जो नहीं दिखते। तो दोनों तरह के एसेट्स होते हैं। तो दोनों को जब हम खरीदेंगे, उस पर पैसा खर्च करेंगे, तो उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। देखिए पहली वाली लाइन में कह रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपिटल इनकर्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट। अगर हम कैपिटल लगाते हैं, खरीदते हैं फिक्स एसेट्स के लिए, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, तो इसको हम लोग
कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे, क्योंकि इससे हम लोग हमारी कमाई बढ़ जाएगी। इसी तरह से दूसरे वाले पॉइंट में बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर फॉर द एक्सटेंशन और इम्प्रूवमेंट ऑफ फिक्स एसेट। कई बार क्या होता है कि हम लोग फिक्स एसेट्स में ना इम्प्रूवमेंट करते हैं। जो मैंने आपको थिएटर में बताया था कि आपने अगर मान लो आपने अपने मूवी में मतलब पिक्चर हॉल में सीटिंग कैपेसिटी बढ़ा दी, तो आपको याद होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि आपको इनकम ऑन करने में मदद करेगा। ठीक है। इसी तरह से आप कोई भी ऐसा काम करते हो जिससे आपकी इनकम बढ़ जाए, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू ब्रिंग फिक्स एसेट टू द प्लेस ऑफ देयर यूज। अगर आप कोई खर्चा करते हो और कोई मशीन को लाके अपने इंस्टॉल कराते हो, ठीक है, तो उसके ऊपर होने वाला खर्च को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इज इट क्लियर? इंस्टॉलेशन कराने के, ठीक है ना। यस सर। इसी तरह से यस। अगर आप पुरानी एसेट को, कोई फिक्स एसेट है पुरानी वाली, उसको आप रिपेयर कराते हो, सेकेंड हैंड मशीन आपने खरीदी और उसको आपने रिपेयर कराया, तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा, क्योंकि जो सेकेंड हैंड मशीन आप लाए हो ना, वो एसेट बन जाएगी और उसके ऊपर इमीडिएटली जो भी खर्च करोगे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आ जाता है। तो हमें याद रखना है, जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो हमने इसलिए किया है कि हमारी इनकम को बढ़ा सके, उसको हम ऑटोमेटिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में रख लेते हैं। फिर बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। तो देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कोई भी ऐसा खर्चा होता है जो डे टू डे एक्टिविटी में किया जाता है, यानी कि रोजमर्रा के जो खर्चे होते हैं ना, उसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। कोई भी खर्चा हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, पहली वाली लाइन कह रहा है कि expenditure incurred on repair and whitewashing of the first time of for the first time on the purchase of an old building। नहीं, ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। देखो ऊपर लिखा हुआ फॉलोइंग एक्सपेंसेस अपीयर टू बी, कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो लगते तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है लेकिन वो बन जाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे अगर आप कोई नया कोई पुराना सामान खरीदोगे सेकेंड हैंड और उस पर कोई भी खर्चा करोगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बनेगी। लेकिन अगर पहली बार नहीं खरीद रहे हो, पहले से ही अवेलेबल है, तो उसके ऊपर किया जाने वाला खर्च आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। अभी मैं आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का सिंपल भाषा में समझाऊं, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कोई भी एक्सपेंडिचर होता है जो डे टू डे एक्टिविटी को करने के लिए किया जाता है। राइट, यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? यस सर। तो दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, वहां पे थोड़ा सा प्रिंट साफ नहीं आया, एक बार ये दोनों में डिफरेंस देखो। कह रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का पर्पस क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का पर्पस होता है बिजनेस एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट फॉर यूज इन बिजनेस, कोई भी बिजनेस को यूज करने के लिए जिससे कि हम कमा सकें। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का काम होता है बिजनेस को चलाए रखने के लिए। तो कोई भी काम जब हम बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए करते हैं तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंड वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर बात आती है कैपेसिटी की। तो देखो, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना स्टूडेंट्स, ये हमारे अर्निंग को बढ़ाता है, और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ये हमारे इनकर मतलब बनाए रखता है, अर्निंग को बढ़ाता नहीं है, इंक्रीज नहीं करता, इसको बस बनाए रखेगा। तो ये हमने पहले भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया था जब हमने स्टार्ट किया था 11th क्लास स्टार्टिंग में। तो मैं ये आपको पहले ही बता चुका हूँ। अच्छा, कोई भी खर्चा जो 1 साल से ज्यादा के लिए किया जाता है ना, जिसका खर्चे का इस्तेमाल 1 साल से ज्यादा के लिए कमाने में हो, उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है ना, 1 साल के अंदर अंदर वो खर्चा खत्म हो जाता है। जैसे मान लो मैं थिएटर है, थिएटर में मैं सीट बढ़ा देता हूँ तो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इससे मेरी कमाई बढ़ जाएगी और कई साल तक के लिए रहेगा। लेकिन अगर मैं उसी में कुछ ऐसी चीज खर्च करता हूँ जो डे टू डे एक्टिविटी है, रोजाना का खर्चा है, तो फिर वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। जैसे मान लो पंखा ठीक नहीं चल रहा है, उसको मैंने फिटिंग करवा दी, या उसमें पंखड़ी जो खराब हो गई थी नट अच्छे से टाइट करा दिया, या आवाज आ रही थी उसको सही करा दिया, तो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये 1 साल चलेगा। या फिर हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमारी कमाई बढ़ जाए, हम डे टू डे एक्टिविटी को कंटिन्यू करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है। यस Yes. सर। और सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है स्टूडेंट्स, इसको हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में भेजते हैं, याद रखना। तो जितने कैपिटल एक्सपेंडिचर है ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट में चले जाते हैं। लेकिन अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें ना, तो ये हमारा कभी भी बैलेंस शीट में नहीं जाता, ये हमारा या तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा या हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। कुल मिला के ये खर्चा है। अब हमें देखना पड़ेगा कि डायरेक्ट खर्चा है कि इनडायरेक्ट खर्चा है। अगर ये इनडायरेक्ट खर्चा है तो कौन से अकाउंट में जाएगा स्टूडेंट्स?
ट्रेडिंग में या P&L? पीएनएल में? वेरी गुड, क्योंकि पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसमें डायरेक्ट खर्चे जाते हैं और जो पीएनएल होता है उसमें इनडायरेक्ट खर्चे जाते हैं। फिर बात आती है नेचर की। देखो वही है कि ये एसेट माना जाता है और ये हमारा खर्चा माना जाता है, तो ये तो हमने समझ ही लिया। फिर डिपिक्शन में वही बात है कि भाई ये बैलेंस शीट में भेजा जाता है और ये या तो ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजा जाएगा। अब कुछ एग्जांपल भी देखो दे रखे हैं बुक वालों ने, वो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये जो तीनों देख रहे हो ना, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैसे? कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीन, सबको पता है प्लांट एंड मशीन एसेट है। इसी तरह से कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है। कॉस्ट ऑफ फर्नीचर एंड फिक्सचर एसेट है। लेकिन इस तरफ देखो राइट साइड में, डेप्रिसिएशन ये खर्चा है, तो डे टू डे एक्टिविटी है, तो ये कौन सा खर्चा है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डेप्रिसिएशन कौन सा खर्चा है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। जब भी समझ में ना आए तो इनडायरेक्ट खर्चा मानना चाहिए, ठीक है। जो डायरेक्ट है मैंने कल लिखवा दिया था पिछली क्लास में। रेंट जो है इनडायरेक्ट खर्चा है और रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस भी इनडायरेक्ट खर्चा है, ठीक है। तो हमें कभी भी स्टूडेंट्स, अगर हमें कंसीडर करना है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि नहीं है, तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर मान लो अगर हम कमाने के लिए उद्देश्य से कर रहे हैं तो हमारा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें याद रखना चाहिए। अब हम सीधा बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। देखो आपको पहला क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में मिलेगा, आप बुक में देखो, सबके पास बुक होगी। क्वेश्चन नंबर 1 नई वाली बुक के हिसाब से मैंने ये स्क्रीन वो लिया है प्रिंट। तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कि आपको बताना है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले पॉइंट है एक्सपेंसेस ऑन व्हाइट वॉशिंग एंड पेंटिंग ऑफ बिल्डिंग परचेज टू मेक इट रेडी फॉर यूज। अब मुझे ये बताओ कि आपने एक बिल्डिंग खरीदा और उस पे व्हाइट वॉश कराया और पेंटिंग वेंटिंग किया आपने, और बिल्डिंग अभी अभी खरीदा है, ठीक है, और इसके ऊपर खर्च कर रहे हो, तो मुझे बताओ कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और रीजन बता। रेवेन्यू Capital एक्सपेंडिचर। दिव्या ने Revenue बोला होगा। दिव्या ने बोला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दो बच्चों ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताया। Sir, capital expenditure. सर एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल, तो मतलब आधी आधी क्लास बट गई है। देखो बेटा एक चीज ध्यान रखना, जब भी कोई खर्चा करते हो, आपने कोई नई एसेट खरीदी और उसके ऊपर बेशक आप कितना भी खर्चा कर दो, रिपेयरिंग का या किसी भी तरह का खर्चा, वो ऑटोमेटिकली उस एसेट में जाके जुड़ जाता है। यानी कि हम उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर, आप ये जो एक्सपेंडिचर लगा रहे हो ना, खर्च कर रहे हो, ये ऑटोमेटिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाता है, क्योंकि इसका खर्चा बिल्डिंग में जाके जुड़ जाएगा। आपको याद होगा हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स भी करते थे। तो जब भी सेकेंड हैंड बिल्डिंग खरीदते थे या कोई भी चीज आप खरीद रहे हो, उसके ऊपर होने वाला इमीडिएट खर्चा आपका उस एसेट में जाके जुड़ जाता है। याद आया? Yes, sir. तो अगली बार से कोई भी एसेट को खरीदा जाए, चाहे वो सेकेंड हैंड हो चाहे नई हो, और उसके ऊपर जो भी आप खर्च करोगे वो उसके कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाके जुड़ेगा, यानी कि उसी के एसेट के दाम में जुड़ जाता है। तो इसको हम लोग स्टूडेंट्स बोलेंगे दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब नेक्स्ट वाला देखो, सेकेंड कह रहा है 10,000 स्पेंट ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेटफॉर्म फॉर न्यू मशीन। आपने क्या करा, नई मशीन के लिए खर्च किया 10,000 रुपए कंस्ट्रक्शन करने के लिए। आप प्लेटफॉर्म बना रहे थे जिसपे काम हो सके, उस मशीन को चलाया जा सके, उसके ऊपर आपने 10,000 खर्च कर दिया। तो क्या ये खर्च आपको कमाने में मदद करेगा फ्यूचर में? Yes, sir. यस सर। तो इसको हम कौन सा एक्सपेंडिचर माने बेटा, कैपिटल की रेवेन्यू? कैपिटल। तो Capital. करेक्ट आंसर होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। थर्ड वाला देखो जरा, जिससे पूछूंगा वो ट्राई करेगा, ठीक है। निधि बताएंगे, निधि और रिधिमा, इन दो बच्चों की बारी है। रिपेयर्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ 25,000 इनकर्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। हमने क्या करा बेटा, रिपेयर के ऊपर खर्च करा 25,000, और फैक्ट्री की बिल्डिंग को व्हाइट वॉश कर रही थी, तो उसके ऊपर हमारा ये खर्चा हुआ। बताइए कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू? रिद्धिमा ट्राई करो बेटा। आकाश, वंश, कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? हाँ रिद्धिमा, सर कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर? वजह क्यों लग रहा है आपको कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा? सर क्योंकि बिल्डिंग
कैपिटल मतलब लैंड जो है वो कैपिटल है ना। लेकिन ये कहीं लिखा है कि आपने ये लैंड, देखो रिपेयर लिखा है आगे, रिपेयर का मतलब है टूट फूट हुई होगी तो उसके ऊपर आपने खर्च किया, लेकिन ये तो नहीं बोल रहा है ना कि ये बिल्डिंग आज ही खरीदी गई है या न्यूली परचेज बिल्डिंग है। इसका मतलब ये बिल्डिंग पहले से ही थी, और व्हाइट वॉशिंग का मतलब है इसके ऊपर पुताई उताई कराने के लिए आपको खर्च करने पड़ गए 25,000। तो मैं तो ये, मुझे तो ऐसे पढ़ने से ऐसा लग रहा है जैसे बिल्डिंग बहुत पुरानी होगी और उसको व्हाइट वॉश किया जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि ये रोजमर्रा का खर्चा है, हर साल करना पड़ता है ये खर्चा है, हर 2 साल 1 साल पे डेली एक्टिविटी है। रिद्धिमा, यस सर। तो बेटा ये करेक्ट आंसर होगा कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये बिल्डिंग जो है पुरानी है और रिपेयर कोई भी होता है ना, और इमीडिएट परचेज ना की गई हो, सेकेंड हैंड ना हो और इमीडिएट परचेज ना हो, तो रिपेयर को हम खर्चा मानते हैं। और आपको याद होगा पिछली क्लास में रिपेयर को हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया था, खर्चा माना था। अगर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता तो मैं रिपेयर को बैलेंस शीट में दिखाता। ठीक है, आ रही है बात समझ में? यस सर। ठीक है, अब 2 बच्चे बताएंगे, आकाश, वंश और युवराज, ये 3 बच्चे बताएंगे अगला वाला। कह रहा है कि इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर रिन्यूअल प्रीमियम। हमने क्या करा, प्रीमियम लेते हैं ना हम लोग, किस्त बनवाते हैं, क्योंकि हमें आगे फ्यूचर में खतरा रहता है एसेट के ऊपर, तो किसी चीज के ऊपर हमने किस्त बनवाई इंश्योरेंस कंपनी से, उसकी किस्त भर रहे हैं हम। तो क्या होगा बेटा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू। रीजन बताइए। सही है, क्योंकि ये रोज का होता है सर काम। क्योंकि हमें ये करना ही पड़ेगा, एक बार हाँ करके नहीं कर सकते, बिल्कुल, बहुत मतलब बढ़िया साल में एक्सप्लेनेशन है। करना ही पड़ता है। हर साल हमें इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा, 1 साल का इंश्योरेंस है तो फिर अगले साल लो, फिर अगले साल लो, मतलब ये डेली एक्टिविटी है, ये तो हमें बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए करना ही पड़ेगा। अब नेक्स्ट आता है परचेज अ न्यू कार। सानिया, तनीषा और दिव्या, ये तीनों बताएंगे। सर कैपिटल। एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं बता रहा है कोई? नो सर। नो सर। रीजन? सर नई कार खरीदी है तो वो 10-15 साल तो चली जाएगी ना, हर साल थोड़े ना खरीदेंगे। बिल्कुल सही है, तो कोई भी खर्च अगर हम करते हैं और कई साल तक चलेगी और उसका हेल्प मिलेगी अर्न करने में, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने तनीषा राठी से पूछा था, ठीक है, अब तनीषा बंसल ने बता दिया। अब तनीषा राठी, वंशिका और निखिल, ये 3 बच्चे बताएंगे अगला वाला। एक्सरसाइज ड्यूटी पेड ऑन परचेज ऑफ न्यू मशीन, बताइए। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर। रीजन? सर क्योंकि ये तो मशीनरी के अकाउंट में ऐड होगा ना। बिल्कुल सही, और नई मशीन है, वैसे भी नई मशीन के ऊपर कुछ भी खर्चा लग जाए वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो अब आ रहा है समझ में कैसे करना है। अब इस बार बताएंगे साहिल, वंश और युवराज। नहीं, 1 मिनट रुको, इनसे तो पूछ चुका अभी। कोई भी, कोमल बताएंगी, कोमल, और कोई बच्चा बताएगा अगर कोमल नहीं बता पाती है। वेजेस पेड टू इंस्टॉल मशीन, हमने मशीन को लाके लगवाया, उस पर मजदूरी लग गई हमारी वर्करों की, कौन सा एक्सपेंडिचर है कोमल? कैपिटल की रेवेन्यू? सर कैपिटल। रीजन बेटा? सर क्योंकि अगर नई मशीन लगवाई तो ये उसी में तो आएगा ना। बिल्कुल ठीक, तो जब भी हम इंस्टॉलेशन कराते हैं और उसके ऊपर कोई भी खर्च होता है तो ये मान के चलते हैं कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये आगे कमाने में मदद कर रहा है, तो इसको हम डेली रूटीन का खर्चा नहीं मानेंगे। और वैसे भी कभी मशीन इंस्टॉल कराते हैं तो एक ही बार कराते हैं, हर हर साल थोड़ी ना इंस्टॉल कराएंगे, ये तो कई साल तक काम करेगी। तो बिल्कुल सही लॉजिक था। नेक्स्ट है रिपेयर्स कैरिड आउट फॉर एग्जिस्टिंग कार। एक पहले से ही कार थी हमारे पास, उसको हमने रिपेयर कराया। रिद्धिमा आप बताओ, ऐसे ही क्वेश्चन पहले अटक गई थी आप। रिपेयर कैरिड आउट ऑन एग्जिस्टिंग कार, ट्राई करो रिद्धिमा। सर एक बार मीनिंग फिर से बताना। इसका मीनिंग ये है कि पहले से हमने पुरानी कार खरीद रखी है, बहुत पहले की खरीदी हुई है, उसके ऊपर हमने रिपेयर किया। कौन सा खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की रेवेन्यू? सर रेवेन्यू बिल्कुल एक्सपेंडिचर। सही है, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग कार है। नई कार होती तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाती, क्योंकि ये पुरानी कार है, हर साल हमें रिपेयर कराना पड़ता है और डेली बेसिस पे बिजनेस में चलाने के लिए कार को तो ये काम करना पड़ेगा।
नेक्स्ट आता है ऑफिस ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग रीपेंटेड फॉर 50,000। बिल्डिंग थी, उसका ऑफिस ब्लॉक को हमें पेंट करना पड़ा। तो क्योंकि ये बिल्डिंग पुरानी थी, नई तो बोल नहीं रहा है, या सेकेंड हैंड बिल्डिंग तो है नहीं, तो कौन से में आ जाएगी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आ रहा है समझ में स्टूडेंट्स? यस सर। अब एक Yes, और है, sir. एक और है पेड टेलीफोन बिल 2500। कह रहा है टेलीफोन बिल हमने पे किया 2500 का, ये भी हमारा डे टू डे खर्चा है, तो ये कितने किस में आ जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सबको आ गया समझ में? Yes, sir. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं। अब हमने थ्योरी वाले क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म हो गए। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास अब कितना 5 मिनट्स है, तो अगर आप चाहोगे तो एक ट्रेडिंग अकाउंट का मैं क्वेश्चन करा सकता हूँ, कराऊं? यस सर। Yes, sir. चलिए, तो ये वाला हम Yes, क्वेश्चन कर sir. रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 हम करने जा रहे हैं। बुक वाला कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमिन ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। कह रहा है आप ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिखाओ। ठीक है भाई, हम भी ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिखा देते हैं इसको, ठीक है ना। तो मैं इसको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक अकाउंट बना देता हूँ। उस दिन मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट सिखाया था, ये देखिए एक बार दिखा देता हूँ, शायद है नहीं, एक मिनट देख रहा हूँ। ये देखो, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीखा था हमने। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट मैं एक बार फिर से बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्या फॉर्मेट होता है, यहाँ पे लिखना पड़ता है पहले ट्रेडिंग अकाउंट, तो मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। और इसके लिए हम फॉर्मेट बना देते हैं एक छोटा सा, इंसर्ट टेबल पर्टिकुलर्स अमाउंट, इस तरह से हमने एक छोटा सा बना दिया यहाँ पे, ठीक है। और इसमें अमाउंट के लिए यहाँ पे जगह कर दिया, और यहाँ पे हमने इसको ये बना दिया, ठीक है। बाद में आप नोट कर लेना। अभी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं पर्टिकुलर्स और फिर अमाउंट। यहाँ पे रुपए का भी साइन डाल सकते हो, और फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा अमाउंट, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले हमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स, कि क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। देखो, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है, आपको याद होगा टू ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले लिखा जाता है, तो 25,000 हम लिख देते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, समझ गए। ओपनिंग स्टॉक में देखो कितने का था ओपनिंग स्टॉक, 25,000 अमाउंट है, तो 25,000 लिख देते हैं, 25,000 मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब इसी तरह से फॉर्मेट इसमें देखते जाओ। फ्रेट एंड पैकिंग, फ्रेट एंड पैकिंग जो है ना इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और ट्रेडिंग अकाउंट पे हम सीधा कौन सा लेते हैं? फ्रेट एंड पैकिंग कौन से में आएगा ये बताओ पहले, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? सर ये भी तो हो सकता है कि ये उस पे हो रहा हो, परचेजिंग पे, जब हम फ्रेट और बिल्कुल सही है, पैकिंग का परचेजिंग पे ही हो रहा है, क्योंकि जब हम फ्रेट बोला है तो इनवर्ड हो गया, ठीक है। और फ्रेट आउटवर्ड स्पेसिफिक लिखेगा। और दूसरी बात, पैकेजिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल्स ये रहा, तो ये पैकेजिंग एक्सपेंसेस ऑन परचेज है, और परचेज के ऊपर कोई भी अगर आप खर्च कर रहे हो तो वो ये मान लिया जाता है कि आपने परचेज किया, यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंस। तो लिख देते हैं टू फ्रेट एंड पैकेजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ टू फ्रेट एंड पैकेजिंग, या टू परचेज भी लिख सकते हो, बट टू फ्रेट एंड जो लैंग्वेज में लिखा वही लिख दो। पैकेजिंग कितना अमाउंट है जल्दी से बताओ तो। 10,000। तो हमने 10,000 यहाँ पे नोट कर लिया, ठीक है। इसी तरह से फिर दोबारा चलते हैं, और अब बोल रहा है सेल्स। तो सेल्स आपको पता है सेल्स बाई साइड में आता है, और हमेशा सेल्स में सेल्स रिटर्न माइनस होता है, जो कि दे नहीं रखा है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बाई सेल्स लिख लेता हूँ, ठीक है, बाई सेल्स। और इसका अमाउंट लिख देता हूँ बेटा, 1,90,000 है, तो मैं 1,90,000 इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो 1,90,000 ये लिख दिया मैंने। अब क्योंकि सेल्स रिटर्न अगर होता तो मैं यहाँ पे नीचे इसके सेल्स रिटर्न माइनस करके अंदर सॉल्व करके भेजता। अब क्योंकि सेल्स रिटर्न है नहीं, तो मेरी प्रॉब्लम है नहीं है। फिर बोल रहा है गुड्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर, परचेजेस 1,40,000। तो हमेशा कोशिश करना कि परचेजेस जो है ना ये सेकेंड नंबर पे रहे, ठीक है। हमेशा याद रखना, कोशिश करो कि परचेजेस को पहले रखो। कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखना है।
तो अगर रख देते हो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो 2 परचेजेस, कितना अमाउंट है बेटा परचेजेस का? सर 1,40,000। तो हम लिख देते हैं 1,40,000, ये लिख दिया मैंने, ठीक है ना। और लिखते समय थोड़ा ऐसे लिखना कि आपको प्लस करने में आसानी हो, ठीक है। मैं तो यहाँ कैलकुलेटर का यूज कर लूंगा, आप लोगों को ऐसे लिखोगे तो प्लस करने में इजी रहता है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला देखो क्या है, कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक है। अब देखो पैकेजिंग एक्सपेंस ऑन सेल्स जो है इनडायरेक्ट माना जाता है, इसको हम नहीं लेंगे, खाली क्लोजिंग स्टॉक हम लेते हैं। तो आपको याद होगा ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने पिछली क्लास में बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक सबसे बाद में आता है यहाँ पे, तो बाई क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब इसमें हमारा क्लोजिंग स्टॉक देखो कितना है बेटा, 30,000। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 30,000 ले लेंगे, ठीक है। तो 30,000 हमने ले लिया यहाँ पे, ये रहा। अब लास्ट में क्या सिखाया था मैंने, हम लास्ट में टोटल करते हैं, ठीक है, और टोटल करके देखते हैं कि कितना अमाउंट आ रहा है, किधर का ज्यादा है। तो किधर का ज्यादा है, आपको क्या लग रहा है, किधर का ज्यादा लग रहा है? मुझे तो क्रेडिट साइड वाला सर ज्यादा लगता क्रेडिट साइड सर क्रेडिट साइड। कितना हो रहा है टोटल? 220,000, 2,20,000। ठीक है, तो 2,20,000 मैंने लिख दिया, और यही अमाउंट यहाँ पे भी लिख दिया 2,20,000, और इसमें से ये सब माइनस कर दिया। तो कितना है, अगर मैं देखूं तो 1,50,000, 1,75,000, 1,75,000 हो रहा है, राइट। तो इसको हम लोग कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है ना। ये रहा कैलकुलेटर, अब इसको यूज कर लो। देखो 2,20,000 सर के लिए 45। बढ़िया, 2,20,000 में से माइनस कर दो तो जल्दी जल्दी, 1,50,000 तो सीधा ही हो गया, और माइनस कर दो 25,000, वो आपने सॉल्व कर लिया होगा अब तक तो, ठीक है। तो ये आ गया 45,000, सही है। यस सर। यस सर। तो क्या निकलता आता है, याद है ना, पिछली क्लास में बताया था, ग्रोस क्या आता है आंसर? ग्रॉस टू प्रॉफिट। प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, बस इतना आसान है ये चैप्टर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है 45,000, यही हमारा आंसर है बेटा। तो आपको क्या करना है, इसका फॉर्मेट बुक में दिया हुआ है, फॉर्मेट पीछे ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिया कि क्या क्या चीजें आ सकती हैं, इस तरफ क्या क्या आएगी, राइट साइड में क्या क्या आएगी, बस आपको रट लेना है और काम खत्म, ठीक है। रटना भी क्या है, इसको समझ लो कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे आपका ये डेबिट होता है, तो डेबिट में क्या क्या आता है और क्रेडिट में क्या क्या आता है, इतना ही तो सीखना है आपको, ठीक है बस। तो ये हो जाएगा, आ गया सबको समझ में? यस सर। तो बस बेटा इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। होमवर्क लिख दूं? यस सर। यस सर। होमवर्क लिखो, एक्सरसाइज का 1 to 4 करोगे, ठीक है। इनफैक्ट 1 to 5 कर लो, 1 to 5, ठीक है। और एग्जाम्पल लिख लो बेटा, एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल है आपका, देखो एग्जाम्पल में ना पेज नंबर 19.15 पे आपको ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट दिया है, वो फॉर्मेट आप एकदम अच्छे से देख लेना है। एग्जाम्पल आप ना जर्नल एंट्री पास मत करना, खाली अकाउंट बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट। एग्जाम्पल में जर्नल एंट्री सॉल्व कर रखी है, वो आपको नहीं करना, तो लिखो एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4 और एग्जाम्पल 5, ये करना है 3 4 5, नोट कर लिया? यस सर। यस बस यस बस सर। इतना ही करना है स्टूडेंट, ठीक है। मैं समझता हूँ अब हो जाएगा आपसे, और नहीं होगा तो हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। शुरुआत कर दो, अपने आप आने लगेगा, ठीक है। फॉर्मेट एकदम टिप्स पे